ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी। ग्लिनोह्यूमरल किसे कहते हैं? ये एक जॉइंट है ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड के दरमियान जो जॉइंट बनता है, शोल्डर का जॉइंट, जिसको सिंपल टर्म्स में कहते हैं शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल। उसकी इंस्टेबिलिटी, ये एक कंडीशन है जिसमें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इंस्टेबल हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? सबसे पहले तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है, इसके इर्द गिर्द सबसे पहले कैप्सूल होता है, फिर लिगामेंट्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या प्रोवाइड करती है इसे? स्टैटिक स्टेबिलिटी। जबकि इस लिगामेंट्स और कैप्सूल के ऊपर जो है रोटेटर कफ मसल्स होती हैं, वो क्या प्रोवाइड करती है? वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इंस्टेबिलिटी इसकी कब होगी? ये डायनेमिक फैक्टर की वजह से भी हो सकती है या स्टैटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। स्टैटिक में कैप्सूल और लिगामेंट्स आ गए और साथ ही साथ लेब्रम भी आ सकता है, जबकि डायनेमिक में जो है रोटेटर कफ मसल्स आ सकती है। तो इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो इन दो फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। इस बेसिस पे से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं, या इसके अलावा इसको हम डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत सबलक्सेशन हो गई जॉइंट में, या पूरा डिसलोकेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा अगर सबलक्सेशन हो तो डिसलोकेशन में चला जाता है जॉइंट। तो इस बेसिस पे भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। डायनामिक और स्टैटिक फैक्टर्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, या वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसे। जैसे कि एक जानबूझ के बंदा कर रहा है, या इनवॉलंटरी खुद ब खुद हो रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है। ठीक है, इसको ट्रॉमेटिक, एट्रॉमेटिक और एक्वायर्ड इंस्टेबिलिटीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। सही है, तो ये है। इसके अलावा जो है, ट्रॉमेटिक पेशेंट्स एग्जिबिट यूनिलैटरल और यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटीज कॉज्ड बाय अ बेनकार्ट लीजन। बेनकार्ट लीजन जो है, ये है एंटीरो इन्फीरियर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी है। ये कैसे होती है? एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो जाए आगे की तरफ, एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए, एंटीरो इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, उसके बाद जब उसे वापस जगह पे लाते हैं तो इधर इंजरी काज हो जाती है लेब्रम की। लेब्रम की एंटीरो इन्फीरियर इंजरी को क्या कहते हैं? बेनकार्ट लीजन। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक सर्जरी फिर की जाती है जिसको टब्स कहते हैं। इसका मतलब है ट्रॉमेटिक यूनिलैटरल बेनकार्ट सर्जरी, बेनकार्ट लीजन सर्जरी। ठीक है, तो इसमें एक ही डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी होगी। कौन सी डायरेक्शन में? एंटीरियर इन्फीरियर डायरेक्शन में, क्योंकि उधर इंजरी हुई है, उधर लीजन काज हुई है। फिर जो है दूसरा, मेडिसन और इसके एसोसिएट्स ने इसको डिवाइड किया गया है एट्रोमेटिक में। एट्रोमेटिक में जो है मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी होती है। ये ट्रॉमा के बगैर हुए हैं। दूसरा जो था वो ट्रॉमा के साथ हुआ था। ट्रॉमा के साथ जो हुआ था उसमें बेनकार्ट लीजन मोस्टली कॉमन है, और उसमें एक डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी थी, और वो सिर्फ यूनिलैटरल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसे यूनिलैटरल कहते हैं। इसमें बायलैटरल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एट्रोमेटिक है ये, इसमें ट्रॉमा नहीं हुआ, उसके अलावा जो है इंस्टेबिलिटी है, जॉइंट अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसमें रिहेबिलिटेशन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं कि रिहेबिलिटेशन के थ्रू पेशेंट ठीक हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसको कहते हैं AMBRII। ठीक है, इसकी एब्रीविएशन बहुत लंबी है, वो मैं बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो रहने ही दे। अच्छा, तो ये जो मैंने बताया, एक ट्रॉमेटिक है, एक एट्रॉमेटिक है ना, इन दो में डिवाइड किया गया है। सही हो गया। ट्रॉमेटिक में मैंने कहा है ज़्यादातर क्या होता है? सर्जरी करते हैं, उसमें रिहेबिलिटेशन नहीं करते। जबकि जो एट्रॉमेटिक है उसमें ज़्यादातर रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे रिसर्च हुई है, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो ट्रॉमेटिक शोल्डर डिसलोकेशंस होते हैं, जिसमें ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती रहती है, उसमें जब अगर रिहेबिलिटेशन करें तो उससे सिर्फ 15% अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जबकि एट्रॉमेटिक जो है, जिसमें बायलैटरल वो जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अगर हम रिहेबिलिटेशन करें तो उसे 85% सक्सेस रेट है, उसे 85% लोगों का ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये जनरल ओवरव्यू था ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी के बारे में। अब एक पेशेंट आपके पास आएगा तो कैसी रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको हम कैसे एक कंडीशन को रूल इन करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पेशेंट में, उसके हिस्ट्री में और फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा, तब हिस्ट्री हम लोग लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है, उसमें हमने डिग्री मालूम करना पड़ता है कि सबलक्सेशन हुई है या डिसलोकेशन हुई, कितने डिग्री तक
ये इंस्टेबल है। सबलक्सेशन माइल्ड कह सकते हैं, डिसलोकेशन सेवियर है। तो सब डिग्री देखना पड़ता है कितना इंस्टेबल है, इसके अलावा कौन से डायरेक्शन में इंस्टेबल है, और इंस्टेबिलिटी की ऑनसेट का वही ट्रॉमेटिक की वजह से ये ऑनसेट, एट्रॉमेटिक कुछ था जिसकी वजह से ये हुआ इंस्टेबिलिटी, या ओवर यूज़ की वजह से इंस्टेबिलिटी काज हो गई है। तो इन 3 चीज़ों का पता लगाना होता है हिस्ट्री में, ये हमारा एम है इसमें। तो अब इधर 2 पेशेंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक साथ, एक है ट्रॉमेटिक पेशेंट और एक है एट्रॉमेटिक पेशेंट। दोनों का हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों, अगर दोनों पेशेंट आ जाए, एक एट्रॉमेटिक है और एक ट्रॉमेटिक इंस्टेबिलिटी के साथ है ग्लिनोह्यूमरल, तो उनमें क्या फ़र्क होगा। सबसे पहला फ़र्क तो ये होगा कि ट्रॉमेटिक इंस्टेबिलिटी के साथ जो पेशेंट आए उसमें एक ट्रॉमा हुआ होगा, कोई ट्रॉमा हुआ होगा, तो आपको ट्रॉमा के बारे में बताएगा कि या तो डिसलोकेशन उसकी बार बार हो रही होगी इंटीरियर की, जिसकी वजह से डैमेज हो गया है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इंजरी का बताएगा। इसके अलावा जो है वो कहेगा कि मेरा जॉइंट जो है बार बार स्लिप आउट हो जाता है, मुझे ऐसे फील होता है बार बार स्लिप आउट हो गया और वापस अंदर जा रहा है जॉइंट, और साथ ही साथ एप्रीहेंशन जो है इसमें फीचर होगा कॉमन। एप्रीहेंशन फीचर क्या काम किसे कहते हैं, ये जो है जॉइंट का निकलना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को, मैं लेट सपोज एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है इसमें जब लेकर जाता हूँ शोल्डर को, तो बाज़ लोगों का जिनके इंस्टेबल होता है तो उनको लगता है भी जॉइंट निकल जाएगा, तो वो इससे एप्रीहेंशन कहती है। तो इसके टेस्ट भी होते हैं, एप्रीहेंशन टेस्ट नेम से शोल्डर के जो है टेस्ट होते हैं। तो ट्रॉमेटिक का पेशेंट आया तो वो आपको क्या बताएगा, ट्रॉमा प्लस स्लिपिंग आउट ऑफ जॉइंट, साथ ही साथ एप्रीहेंशन का कॉमन फीचर बताएगा। और इनमें जो डिसलोकेशन कॉमन होती है ना, वो एंटीरियरली होती है ज़्यादातर, ठीक है। ट्रॉमेटिक जो पेशेंट होगा उसमें एंटीरियर होगी, जबकि जो एट्रॉमेटिक जो पेशेंट है उसमें मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी होगी और पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कॉमन होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री में हमें ये चीज़ पता लग जाएगी ट्रॉमेटिक और एट्रॉमेटिक पेशेंट की। इसके अलावा अब नीचे जाते हैं, पेशेंट से, ट्रॉमेटिक पेशेंट से आप खामखा पूछे कि इंजरी किस तरह हुई, किस डायरेक्शन में हुई है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी स्ट्रेस कौन से टिश्यू पे ज़्यादा पड़ा है और कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है, ठीक है। जो एट्रॉमेटिक पेशेंट है उसे आपने पूछा है कि कौन से पोजीशन में ज़्यादा जॉइंट अनस्टेबल होता है ये आपने पता लगाना है। इसके बाद इन्होंने लिखा एंटीरियर स्टेबिलिटी जो है ना, जब आप आर्म एबडक्शन करते हो और एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो उसमें एंटीरियर साइड पे इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी टेस्ट को एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट भी कहते हैं। जबकि पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी जो है वो कौन सी पोजीशन में ज़्यादा हो जाती है, फ्लेक्शन, आप शोल्डर को फ्लेक्शन में ले जाओ, इंटरनल रोटेशन में ले जाओ और एडक्शन वाले में ले जाओ, एडक्शन में, हॉरिजॉन्टल एडक्शन में। तो इस पोजीशन में जो है ना जॉइंट और भी ज़्यादा पोस्टीरियरली लेक्स हो जाता है, तो इसमें इन्फीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर लेक्सिटी और ज़्यादा हो जाती है, तो इंस्टेबिलिटी भी इससे पता चल सकता है। इसके अलावा इन्फीरियर जॉइंट इन्फीरियरली अगर लूज है तो उसका कैसे पता चलेगा, सल्कस साइन आप चेक करो, सल्कस साइन का उससे पता चल जाएगा। आप उसके हाथ को नीचे की तरफ खींचोगे तो एक ग्रूव, एक सल्कस सा बन जाएगा कोरेको एक्रोमियल आर्क और ह्यूमरस के दरमियान। साथ ही साथ उन पेशेंट से आपने ये पूछना है कि आप आराम से क्या कहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक शोल्डर को डिसलोकेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको वॉलंटरी इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका एक स्पेसिफिक माइनर फैसेट जो है शोल्डर का वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से शोल्डर बाहर की तरफ निकल जाता है, गोज आउट इनवॉलेंट्रीली। तो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी कैसे पता चल जाएगा। इसके अलावा एट्रॉमेटिक जो पेशेंट होता है, एट्रॉमेटिक जिसमें कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, जनरल लेग्जिटी है लिगामेंट्स की, जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेशन हो सकती है, तो उससे पूछेंगे तो कहता है कि मुझे बचपन से जो था मैं अपने दोनों शोल्डर खुद ही डिसलोकेट कर सकता था आराम से और वापस अपनी जगह पे ला सकता, तो उसको पेन कम होता होगा क्योंकि उधर लिगामेंटस लेग्जिटी है, तो स्ट्रक्चर इतने डैमेज नहीं होगी जब वो डिसलोकेशन होगी। तो
इसको और टेस्ट करने के लिए एट्रोमेटिक पेशेंट को कि इसके लिगामेंटस लेक्सिटी है कि नहीं, उसकी एल्बो दोनों पे एक्सटेंशन कर रहा है, हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकती है उसमें हो, साथ ही साथ जो थंब है उसको आप फोरआर्म की तरफ लेकर आने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा आराम से थंब फोरआर्म के साथ टच हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हाइपर लेग्स पेशेंट भी कहते हैं या हाइपर मोबाइल पेशेंट भी कहते हैं। तो एट्रोमेटिक पेशेंट ज़्यादातर हाइपर मोबाइल भी होते हैं। तो हिस्ट्री से हमें ये सब कुछ पता चल जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आप सारी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन थी, अब आया फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन में आप सैजिटल व्यू में उसको चेक करोगे, सैजिटल व्यू में उसको क्या मसला है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होती है तो उसमें शोल्डर इधर बाहर की तरफ निकला होता है, इधर पता भी चलता है, और इधर ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होता है। इसके लिए एक टेस्ट भी है, सारमैन 3 फिंगर टेस्ट, सारमैन 3 फिंगर टेस्ट। इसमें क्या होता है, थंब को आप एंटीरियर साइड पे रख देते हैं, जबकि जो इंडेक्स फिंगर है उसको एक्रोमियन के ऊपर, और साथ ही साथ जो रिंग फिंगर है उसको इधर स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे रख देते हैं, और चेक करते हैं इनमें कितना फ़र्क है, आगे पीछे तो नहीं गई हुई बहुत ज़्यादा जगह। और इसके अलावा आप देखते हो स्टेप डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मतलब एक्रोमियो क्लेविकुलर की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसकी डिसलोकेशन तो नहीं हुई हुई। तो इसमें एक और सल्कस साइन भी आप चेक करते हो। सल्कस साइन ये होता है कि आप हाथ को नीचे की तरफ खींचोगे तो इधर सल्कस सा बन जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। इसके अलावा आप सर्विकल स्क्रीनिंग भी करते हो कि सर्विकल की वजह से तो कोई मसला नहीं है, पेन हो सकता है उसे, तो सर्विकल की वजह से भी हो सकता है। तो सर्विकल स्क्रीनिंग और अपर लिम्ब रेंज ऑफ मोशन चेक करते हो, फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। इसके बाद जॉइंट प्ले मूवमेंट इसमें मेन रोल प्ले करती है, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है जॉइंट प्ले किसे कहते हैं, जॉइंट के दरमियान कोई मूवमेंट हो उसे कहते हैं, जैसे ग्लाइडिंग हो गई, रोलिंग हो गई, ये सारी जॉइंट प्ले मूवमेंट्स हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जॉइंट प्ले मतलब कितने ज़्यादा मिकदार तक जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, उससे हमें पता चल सकता है। और पेन और मसल गार्डिंग को भी देखे के साथ कि जब जॉइंट प्ले मूवमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने चेक करना है कितनी ज़्यादा जॉइंट प्ले मूवमेंट हो रही है, और साथ ही साथ चेक करना है कि पेन और मसल गार्डिंग है कि नहीं। इसके बाद जो है इंस्टेबिलिटी के लिए टेस्ट है। अच्छा, स्पेशल टेस्ट जो है इसके लिए 3 स्पेशल टेस्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक है एंटीरियर इंस्टेबिलिटी टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट भी कहते हैं, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, और एक है फुलक्रम टेस्ट। ठीक है, फुलक्रम टेस्ट। तो एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए जो सबसे पहले आप ह्यूमरस को पकड़ें और इधर से स्टेबलाइज कर ले स्कैपुलर क्लेविकल को। ह्यूमरस को आप ग्लिनोइड कैविटी में ले आए, नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन हो गई। इसके बाद अब आगे की तरफ ह्यूमरस को जोर देते हैं और चेक करते हैं कितना ज़्यादा आगे की तरफ जा सकता है, और फिर पीछे की तरफ ह्यूमरस को लेकर जाते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा पीछे की तरफ जा सकता है। तो इससे एंटीरियर और पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी का पता चलता है। और नॉर्मली जो है ह्यूमरस अपना जितनी इसका गोलाई है ना, उसका आधा गोलाई जो है ये पीछे जा सकता है, जितने इसका आधा डायमीटर है ना तो उतना ये पीछे जा सकता है। ठीक है, तो फुलक्रम टेस्ट में जो है, फुलक्रम टेस्ट में ये पोजीशन होगी, शोल्डर जो है पेशेंट का एज ऑफ टेबल पे होगा, और एबडक्शन होगी 90 डिग्री, और इसको एक्सटर्नली रोटेट कर देगी हाथ को। ठीक है, इसके बाद इसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर, एंटीरियर जो है फोर्स अप्लाई करता है एग्जामिनर, और इससे पता चलता है कि इंस्टेबिलिटी है कि नहीं है। सही होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी टेस्ट है, हर एक अलग अलग टेस्ट है। तो इसके बाद क्या होगा, मसल टेस्ट अप्लाई करती है। अच्छा, ज़रा एक बार और यू दे दे। हिस्ट्री दी थी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट एग्जामिनेशन की, फिजिकल में ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग की, टेस्ट फॉर इंस्टेबिलिटी अभी की है हमने। अब आते हैं मसल टेस्ट पे, जॉइंट प्ले भी किया, सॉरी जॉइंट प्ले भूल गया। अच्छा, उसके बाद मसल टेस्ट आते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ, कंट्रोल और रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक्स भी चेक करने हैं कि इधर मसल की स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्योंकि रोटेटर कफ की वजह से भी हो सकती है इंस्टेबिलिटी। तो इसके बाद अब मैनेजमेंट कैसे होगी ऐसे पेशेंट्स की। अच्छा, मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हम मसल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, यही मेन इसका काम है। मसल्स में स्पेसिफिकली कौन से, रोटेटर कफ मसल्स, और साथ ही साथ स्कैपुला और जो क्लेविकल के स्टेबिलाइजर्स है। ठीक है, तो ये जो है मेन इसमें रोल है। पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपकी सर्जरी होगी है, जैसे टब्स वाली सर्जरी, TUBS या AMBRII, पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन के बगैर भी अगर इसकी मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें आपने मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है ताकि डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके शोल्डर जॉइंट को। तो
एक तो रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करेगी, साथ ही साथ स्कैपुला के जो मसल्स हैं जो कि स्कैपुला को स्टेबलाइजर रखते हैं और उसकी वजह से जॉइंट भी स्टेबलाइज रहेगा, वो एलिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड, सेरेटस एंटीरियर, लेटिसिमस डोर्साई और ट्रेपेजियस, इनके फंक्शन भी साथ लिखे हुए हैं, आप देख लेना। अच्छा, अब जो है एट्रोमेटिक जो है रिकरेंट मल्टी डायरेक्शनल इंफीरियर इनवॉलंटरी इंस्टेबिलिटी, ये देखिए AMBRII से यही बनता है, ठीक है। तो एट्रोमेटिक मल्टी डायरेक्शनल, ये पूरा इसका नेम है, बायलैटरल, बस जो भी है। अच्छा, तो इसमें जो है इसमें भी रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, लेकिन विगोरस जो है स्ट्रेंथनिंग करते हैं, इसको जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ करते हैं जोर से, ठीक है, ताकि ये इंस्टेबिलिटी को ख़त्म कर सके। इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो है 3 स्टेजेस में की जाती है, स्टेजेस आप देख ले। इसके बाद जो है एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए ज़्यादातर फोकस कौन से मसल्स पे दिया जाता है? इंटरनल रोटेटर्स और एडक्टर्स, ठीक है। जबकि पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी अगर हो तो उसमें एक्सटर्नल रोटेटर्स और टेरिस माइनर जो है और मेजर जो है इस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे काम कर सकते हैं, क्लोज चेन एक्सरसाइजेज पे काम कर सकते हैं, PNF डायगोनल पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं विद और विदाउट इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्ट टिश्यूज़ पे लास्ट में काम करते हो जॉइंट मोबिलाइजेशन में। इसके साथ जो है ये वाला ख़त्म हो गया।